ठीक है, ये तो बात फैक्ट है कि यहाँ पे हमें जो है मतलब डेबिट वर्सेस इक्विटी पे बात करनी है, लेकिन पहले हमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट पे बात करनी है जिसको हम कहते हैं क्या, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखिए ये जो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी है ये बेसिकली एक ऑर्डर है, तरतीब है, और इस तरतीब के साथ फॉर्म्स जो है सोचती हैं। मिसाल के तौर पे जब भी उन्हें पैसे का शॉर्टफॉल आता है एंड दे नीड फंड्स, जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है, नीड फंड्स, तो पहला काम वो ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा करें कि हम रिटेन कर लें किस चीज को, रिटेन अर्निंग्स। सबसे पहला काम रिटेन अर्निंग्स। चूंकि कुछ भी कह लें ये बाकी सबसे ये सबसे आसान और सस्ता तरीका, और इसके अंदर लायबिलिटीज में इजाफा नहीं होता और फर्म जो है वो प्रॉपरली अपना काम बगैर प्रेशर के कर सकती है। लेकिन जाहिर बात है इसकी एक हद है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि फिर शेयर होल्डर के शिकवे गिले शुरू हो जाएंगे कि आप उसे कुछ भी नहीं देना चाहेंगे तो फिर कैसे बात होगी। फिर एक हल है किसका कि हम कर्जा ले लें, डेट ले लें, लेकिन डेट के साथ आप जानते हैं जो जो प्रॉब्लम्स वाबस्ता हैं उसके अंदर फिक्स्ड लायबिलिटी है और पार्शियल पेएबिलिटी भी मुमकिन ना हो तो बैंकरप्सी तक नौबत चली जाती है। लेकिन चूंकि जो है ओनरशिप डायल्यूट नहीं होती, इसलिए इसे आमतौर पे ऊपर रखा जाता है, किससे, न्यू इक्विटी से। और फिर अगर यहाँ पे भी पूरे एसेट्स ना बन सके तो फिर तीसरी स्टेज में हम जाते हैं न्यू इक्विटी की तरफ, और फिर उसके अंदर आगे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर प्रेफर्ड शेयर और कॉमन शेयर। लेकिन आमतौर पे इस रूट्स पे होते हुए जो अपना पोर्टफोलियो है उसके अंदर आमतौर पे जो है वो कोशिश की जाती है ऊपर ही काम बन जाए, ना बने तो कुछ नीचे से पिक कर लिया जाए, लेकिन मिक्स ऑफ ऑल जो है ये बेहतर है। इससे आपकी किताब में यूं ही लिखा है कि पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, कंपनी शुड प्रेफर फाइनेंस इटसेल्फ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्टली इंटरनली, क्योंकि ये इंटरनल है, यानी आप इसको क्या कहते हैं, ये इंटरनल है। जाहिर है हर बंदा यही चाहता है कि घर के मामलात घर के अंदर ही सेटल हो जाए, एक्सटर्नल पे ना जाना पड़े, इससे इसको पहले रखा गया। तो पहली कोशिश ये की जाती है कि रिटेन अर्निंग, क्योंकि इंटरनली है, विच सिग्नल्स टू मार्केट दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग। फिर सेकंड थ्रू डेट, यानी सेकंड ऑप्शन कर्जे की है, विच सिग्नल टू मार्केट दैट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट कंपनी कैन मीट इट्स ऑब्लिगेशन। तो कर्जा वही लेता है जो पूरे एतमाद होता है। फाइनली एज द लास्ट रिजॉर्ट, और आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे, through issuing new equity which is normally a negative signal that company is overvalued and it seeks money prior to its share price falling। कि कंपनी overvalued है और अपनी वैल्यूड एडजस्टमेंट करने के लिए अपने उन्हीं एसेट्स पर शेयर इश्यू कर रही है, जिसके बाद ऑब्वियसली शेयर वैल्यू वो नहीं रहेगी। However, इसलिए मैंने कहा था वो क्रिटिकल आई से देखेंगे, याद है आपको। तो कहता है हाउएवर अल्टीमेट फाइनेंसिंग डिसीजन शुड ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर, के वो स्ट्रक्चर बनाए जिसमें शेयर होल्डर को मैक्सिमम पे ऑफ आप कर सके, शेयर होल्डर को मैक्सिमम डिविडेंड जनरेट करके दे सके, एंड दैट इज द बेस्ट। क्लियर जी? Yes. So this is what the picking order theory. अब जहां तक सवाल है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दें, डेट फाइनेंस को या इक्विटी फाइनेंस को, तो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो जेर बहस आती हैं। डेट फाइनेंस वर्सेस इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस वर्सेस इक्विटी फाइनेंस।
और डिफरेंट एरियाज के एतबार से बात की जाती। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि टू हैव अ से, टू हैव अ से इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फैसलों में इन्वॉल्व होना या मैनेजमेंट की राय पर असरअंदाज होना। तो मैनेजमेंट की राय पर असरअंदाज होने के हवाले से देखें तो हम ये जानते हैं कि जो इक्विटी है, कॉमन शेयर होल्डर होता है, कॉमन शेयर होल्डर, उसकी बात सुननी पड़ती है क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इससे उसकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन कंपैरेटिवली जो आप कह सकते हैं कि डेट फाइनेंस है, ठीक है, उसका सिर्फ इतना ही है कि वो रिस्ट्रेन रख सकते हैं या रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रिस्ट्रेन ऑन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट पर तभी रिस्ट्रेन कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो फिर तो जाहिर बात है इख्तियारात बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर अपने वक्त पर अदायगियां की जा रही हैं तो फिर इनका कोई रोल नहीं। क्लियर जी? फिर रोल सिर्फ किसका है? फिर कॉमन शेयर होल्डर का। ठीक है। राइट टू इनकम एंड एसेट्स, जहां तक इनकम और एसेट्स का सवाल है तो जो आपकी डेट फाइनेंसिंग की ऑप्शन है ना, ये सिर्फ क्या है कि अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं, इनका हक कितना ही अपना सूद ले लें, पैसे का इंटरेस्ट ले लें, या मुस्लिम मुल्क का प्रॉफिट कह लीजिए, ठीक है, और उसके अलावा एक्चुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, तो उसके अलावा एक्चुअल अमाउंट ले लें, सिर्फ इतनी ही ऑब्लिगेशन, सिर्फ इतनी ही ऑब्लिगेशन। क्लियर जी? लेकिन जहां तक सवाल है शेयर होल्डर का, तो वहां पे तो डिविडेंड जो है ना वो पोस्टपोन्ड भी हो सकता है, पोस्टपोन्ड भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, दोनों चीजों से। भाई नहीं है मुनाफा कभी भी नहीं मिलेगा। पोस्टपोन्ड का मतलब है लेकिन फ्यूचर में दे देंगे, यानी जो फिक्स शेयर होता है उसका पोस्टपोन्ड हो सकता है, दे देंगे आगे, और जो कॉमन है उसका तो फिर कैंसिल। क्लियर बच्चों? अब जहां तक सवाल है मेच्योरिटी का, मेच्योरिटी यानी हतमी अदायगी, बाद ऐसे कर्जे होते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट के अलावा हतमी अदायगी होती है, या होती ही हतमी अदायगी है, मेच्योर होने पे दिए जाए, जैसे ट्रेड क्रेडिट है, 3 माह बाद इकट्ठा मिलेंगे, बॉन्ड्स हैं, एक खास अरसे बाद पैसे इकट्ठे मिलेंगे, तो मेच्योरिटी पे। तो इसमें अक्सर डेट में रीपे एट मेच्योरिटी, तो मैंने मिसालें कौन कौन सी दी? बॉन्ड, ठीक है, तो एक डेट है लेकिन मेच्योर होगा तो पे कर देंगे। क्या हाल है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस में ट्रेड क्रेडिट है, बिल मेच्योर हो जाएगा आपका तो पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन के लिए होती है, और इसमें कोई मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, मेच्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब रहेगी बात टैक्स ट्रीटमेंट की। टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट के एंगल से अगर आप देखते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है या आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, इस टैक्स एग्जेम्प्टेड या टैक्स डिडक्टेबल होती है,
हम टैक्स में से खर्चा करके घटा सकते हैं। लेकिन डिविडेंड में ऐसा नहीं होता, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, तो डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो अगर आप ये मैनेजमेंट में से, तो वो तो जाहिर है कॉमन शेयर होल्डर की जगह वोट डाल सकता है। जिन्होंने कर्जा दिया है वो डिफॉल्ट होने पे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। और राइट टू इनकम एंड एसेट्स की बात करते हो तो डिविडेंड पोस्टपोन्ड हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, और इंटरेस्ट और एक्चुअल अमाउंट ऑब्लिगेशन है। मेच्योरिटी पे डेट पे करना पड़ता है, और जबकि इक्विटी फाइनेंस लॉन्ग रन का काम होता है। और टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है, नहीं उतना टैक्स कम दिया जाता है कभी, और डिविडेंड पे टैक्स पे करना। क्लियर बच्चों? अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए डेट फाइनेंसिंग है तो आपने यहाँ पे लिखा होगा कि जनाब जो आपके डेट फाइनेंसिंग है ये आम तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डिफॉल्ट की सूरत में ये बहुत कुछ कह सकते। आम हालात में कुछ नहीं कह सकते, डिफॉल्ट की सूरत बहुत कुछ कह सकते। और वोटिंग राइट किसके पास होता है? कॉमन शेयर का। राइट ऑन इनकम एंड एसेट की बात करते हैं तो इनका राइट सिर्फ इतना ही है कि अपना इंटरेस्ट वसूल करें, प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करें। लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है ये ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए डिविडेंड जो है वो अक्सर क्या होता है? कैंसिल भी होता है और पोस्टपोन भी होता है। और जहां तक सवाल है आपकी मेच्योरिटी का, कर्जा हमेशा मेच्योरिटी पे रीपे करना पड़ता है, इसमें मेच्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। किसमें? इक्विटी में। टैक्स ट्रीटमेंट इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है एज एक्सपेंस, और डिविडेंड जो होता है उस पे टैक्स पे करना। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम बच्चों। डिडक्टेबल आर पेड फ्रॉम द आफ्टर टैक्स, यानी पहले इनकम में से टैक्स निकाला जाता है फिर पे किया जाता है, और वैसे आपस की बात है जब डिविडेंड लिया था उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ